हेलो बच्चों, माय नेम इज आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। आज बच्चों हम लोग पिछली क्लास में जहाँ पे ख़त्म किया गया था, स्पेशली हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे रेजिस्टेंस पे। आज हम लोग रेजिस्टेंस पे 4-5 और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ना और किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज masses of 3 wires of same material in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio 5:3:1. Find ratio of their electrical resistance. ठीक, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया। द क्वेश्चन इज masses of 3 wires of same material. सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ? पहले सेम मटेरियल का मतलब ये हुआ कि रो सेम होगा और डेंसिटी सेम होगी। ठीक, ये दो चीज़ें, बात समझ में आ गई। अब क्या दे रखा है? मासेज का रेशियो दे रखा है, m1:m2:m3 इज इक्वल्स टू 1:3:5। एंड दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? किस चीज़ का रेशियो दे रखा है? एक तो रेजिस्टेंसेज का रेशियो पूछा गया है और लेंथ का रेशियो दे रखा है, L1:L2:L3 is equal to 5:3:1 and you have to calculate R1:R2:R3 का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। हम देखिए कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो दे रखा था डेटा नोट कर दिया आपको। अब आपके पास रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? R=ρL/A। फॉर्मूला ये बता चुके हैं। इसमें क्या करिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे L हो गया, नीचे A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा ρL² वॉल्यूम। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। चेंज कर दी इस वॉल्यूम को, तो मास अपॉन ये तो हो जाएगा ρL²। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? मास और अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी कहाँ जाएगा? ऊपर। बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं R=ρ, डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L²/मास। ठीक, अब तीनों वायर में ये चीज़ हो तो आपके क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका मतलब R1:R2:R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा L1²/M, ये आपका M2:L3²/M3। अब देखिए L1 की वैल्यूज़ क्या दे रखी है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/M1 देखिए कितना है? 1:L2 कितना है? 9 हो जाएगा। M2 कितना है आपका? M2 की वैल्यूज़ 3:L3 कितना है आपका? 1। और M3 कितना है आपका? 5। ये सिंप्लीफाई कर लिए, 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 25:3:1/5। आपको पता है कि रेजिस्टेंस को रेशियो में नहीं लिखते हैं, तो इस पूरे को क्या करिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125:15:1। ये रेजिस्टेंसेस का रेशियो हो जाएगा, R1:R2:R3। तो ये है क्वेश्चन आपका बेटा। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे, रेजिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेजिस्टेंस। एक फिगर दे रखा है बेटा, ये है क्वेश्चन। क्यूबॉइड शेप में जो वायर है वो कुछ इस तरह का है। ये ठीक, ये आपका ए दे रखा है,
ये साइड आपको दे रखी है बी और ये साइड दे रखी है सी। ठीक, अब इसमें एक बार करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट आ रही है। ठीक है, I1 मान लेते हैं इस करंट को। तो उस केस में रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है R1। ठीक, दूसरे केस में ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये I2 करंट है यहाँ से, तो R2 कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस आप क्या होगा। तीसरा, इसका मतलब समझ रहे होंगे क्रॉस का मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरह जा रही है, तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस R3 ये कैलकुलेट करना है। ये करंट है I3। तो करंट का डायरेक्शन एक ही वायर में चेंज कर दिया गया और आपको हर केस में रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया गया था ρL/A। ठीक, यहाँ बताया गया था L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट इधर से फ्लो कर रही है तो लेंथ ये हो जाएगा इसका A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बताया गया था, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे जा रही है तो ये वाला सरफेस लेंगे, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी B/C। इसका मतलब जो R1 की वैल्यूज होगी, R1 = ρA/ क्या हो जाएगा बेटा, BC। और R2 देखिए क्या हो जाएगा, करंट ऐसे जा रही है तो इस डायरेक्शन में लेंथ B हो जाएगा आपका, तो ρB/ क्या आ जाएगा, A और C। R3 क्या आएगा, अब कैसे जा रही करंट, इस डायरेक्शन में जा रही, मतलब ये वाला C वाला लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ρC/AB। ये तीनों केस में रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये मैटर करता है, तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट करिए इस सवाल को। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन इस पर अच्छा सा करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेजिस्टेंस R, फाइंड द रेजिस्टेंस R of given कंडक्टर। कैसा दे रखा फिगर, देखिए इसको। पहला जो ये केस है, इसमें देखिए करंट कुछ, इसको ऐसा बना लेते हैं, ये कंडक्टर है। कुछ इस तरह से फिगर है बेटा, हाँ, ये लाइन थोड़ी तिरछी लग रही है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट है फिगर ऐसे। ये आपका एक्सिस हो गया इसका, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है इसी डायरेक्शन में I। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये है आपका R1 और ये बाहर वाले का क्या है R2। यह हालो है कंडक्टर। अब बताना इसमें, अच्छा ये आपको दे रखी है L। ठीक, इसका कैलकुलेट करना कि रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए इसका रेजिस्टेंस बेसिक फॉर्मूला क्या था, ρL/A। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ कितनी है, L है, तो ये हो जाएगा ρL। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे, πr² होता है, क्योंकि मटेरियल यही है ये इधर, तो ये हो जाएगा πr² - r1²। ये हो गया रेजिस्टेंस। इस केस में रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैसे आपको रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले का बेसिकली कैसे यूज करना है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेजिस्टेंस of the conductor in given figure। ठीक है, find the resistance of the conductor in given figure।
देखिए कैसे है ये फिगर, कुछ इस तरह से। इस फिगर को याद है क्या बोलते हैं? फ्रस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्हक। तो ये कुछ इस तरह से है, ये इसकी एक्सिस, ये आपको दे रखा है इसकी L, ठीक। यहाँ आपको दे रखा है रेडियस R1 और यहाँ रेडियस क्या दे रखा है इसका R2। बात समझ में आ गई? ये आपका फिगर है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छा रेजिस्टेंस का अपने पास बेसिक फार्मूला क्या बेटा? R = ρL/A। और आपको बताया गया था ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब लेंथ में आप बढ़ें और रेडियस में कोई फ़र्क या एरिया में कोई फ़र्क ना आए। लेकिन यहाँ देखिए रेडियस बदल रहा है, वेरिएबल रेडियस है ये, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसको यहाँ से x पे जा, इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, ये, ठीक है, इतनी सी लेंथ ले लेते हैं। इस लेंथ में मान लो यहाँ की रेडियस जो है स्मॉल r है, ठीक, और ये लेंथ है आपका dl। इस dl लेंथ का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, dr, ठीक है। तो dl लेंथ का रेजिस्टेंस सबसे पहले आप dr कैलकुलेट करिए। तो क्या लिखेंगे इसको बेटा? देखिए हम, या इसको आप dx लिख लीजिए, थोड़ा सा और x पे जा करके dx लिख लीजिए, ठीक है। और इसका रेडियस कितना हो गया आपका? r हो गया। तो dr = क्या आएगा बेटा? रो l के जगह पे क्या आ जाएगा? ये छोटी सी जो लेंथ है जिसको हमने क्या लिया? dx, जो कि x इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इंटीग्रेशन अभी करना होगा तो थोड़ा वेरिएबल x और y में थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया dx, और रेडियस कितना है इसका बेटा इस वाले स्ट्रिप की? r। तो ये हो गया आपका πr² एरिया हो गया। इक्वेशन बंद कर लीजिए, ठीक। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये r का इक्वेशन निकालिए। इसको ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस में कुछ फिगर आपका ऐसा है ये, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये ओरिजिन ले लें हम लोग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? देखिए 0r1, ठीक है, और इसका क्या लिख सकते हैं? L/R2। ये तो लेंथ दे रखा है इतना R2। तो इसका और इस एक्सिस पे क्या है आपका? इस एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? रेडियस। और इस एक्सिस पे क्या दे रखा है? लेंथ आपका x, ठीक। तो इसमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो। अब देखिए इसका इक्वेशन निकालने के लिए एक आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ा होगा, y = mx + c, y = mx + c, ठीक। y की जगह पे क्या है? r है, यही तो वेरिएबल है आपका। m की वैल्यू देखिए, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? r2 - r1/L × x और प्लस c, y इंटरसेप्ट कितना है बेटा? r1। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से चूंकि आपको dx चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा dr = x का क्या हो जाएगा? dx, r2 - r1/L dx, और इसका क्या हो जाएगा? r1 का 0। तो यहाँ से dx की वैल्यूज यहाँ पुट करिए, dr = ρ/πr², और dx की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? L dr/r2 - r1। बात समझ में आ गई? ये आपका पूरा का पूरा जो वेरिएबल है वो किस में आ गया? r में आ गया। अब टोटल आपका रेजिस्टेंस जो होगा, आपका r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? देखिए r1 है और मैक्सिमम कितना है? r2। तो वहाँ तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस रो और ये L/r2 - r1, इंटीग्रेशन आप यहाँ पाई भी आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1/r² और dr। बात समझ में आ गई? लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? r1 से लेके r2 तक। बात समझ में आ गया? अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए इसमें थोड़ी जगह बनाई जाए बेटा, इधर इसका तो काम हो चुका,
चलिए, अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, रो एल अपान पाई R2 माइनस R1, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/r² का -1/r, और लिमिट कितनी हो गई R1 से R2, तो ये हो जाएगा रो एल अपान पाई R2 माइनस R1, और यहाँ आपका आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसका एलसीएम लेंगे आप, ये हो जाएगा रो एल अपान पाई R2 माइनस R1। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा भाई, R2 माइनस R1 अपान R1 R2। ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया रो एल अपान पाई R1 R2। यही आपका इसका रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई? एक अच्छा क्वेश्चन, तो नोट करिए इसको कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए हर लेंथ के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आर की वैल्यूज़ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसलिए वेरिएबल जो होगा आपका आर होगा, और R1 से लेकर के R2 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इस पर करते हैं, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन फिगर, ठीक। फिगर ये है, अभी पीछे एक सवाल आपने ऐसा किया था लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये करंट का डायरेक्शन सिर्फ बदल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ ठीक। अब पिछले क्वेश्चन में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, याद करिए अभी आपको बताया था, उसमें रेजिस्टेंस कितना आया था, रो एल, ये तो आपका एल दिया हुआ था, है ना, एल अपान क्या था, एक जगह पे क्या था, पाई R1² माइनस R2², ये R1 था और ये क्या था आपका R2 था, ठीक। लेकिन उस केस में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस बार करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक। आई का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इसको सर्किट में कैसे जोड़ा गया होगा, करंट ऐसे फ्लो करिए। मान लीजिए इसको अगर हम लोग समझने के लिए बनाएं तो ये जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और ये वाला बाहर वाला सरफेस कहाँ जुड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, तभी तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसका रेजिस्टेंस, इसको समझते हैं। चलिए इस फिगर को सीधा कर देते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा आपके आसान लगेगा। ठीक, ये आपका रेडियस है अंदर वाला R1, यहाँ से लेके R1, और ये यहाँ से लेके क्या है आपका R2, ये इसकी हो गई एक्सिस। करंट ऐसे फ्लो करिए बेटा, ये इस डायरेक्शन भी ध्यान रखना, करंट ऐसे, इसका मतलब ये जो है ये लेंथ का काम करेगा इस बार, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से इसकी एक्सिस से एक पहले स्मॉल लेंथ का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक हमने स्ट्रिप ले ली, कितने की, ये लेंथ है इसकी DL, है ना। इसको R पे जा कर के यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिए R, ये फिगर आपका R पे जा कर के यहाँ पे इस केस में DR का एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक। और इसका पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेकर के कहाँ तक, R2 तक। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, R इक्वल्स टू रो एल अपान ए, ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला था। अब यहाँ पे DR इक्वल टू रो एल कितना हो जाएगा, ये आपका DR हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, DR। और एरिया की जगह पे क्या आएगा, अब देखिए ये रेडियस है इसका, और ये कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई RN,
2πRL। ठीक, ये इसका L हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो DR आ गया। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρ/2πL बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/R dr, लिमिट हो गई आपकी R1 से लेके R2 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ρ/2πL 1/R का इंटीग्रेशन ln R log R, और लिमिट आपकी R1 से लेके R2 तक। ये हो गया ρ/2πL, और यहाँ आपका आ जाएगा log R2 माइनस log R1। ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये रेजिस्टेंस इसका होगा। तो आप देखिए रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसके हिसाब से करंट किधर फ्लो कर रही है, लेंथ कौन सा लेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे लेंगे, तो आपको कैलकुलेशन। चूँकि इसमें देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक जैसे बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। रेडियस वेरी कर रहा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बिना इंटीग्रेशन के फिर आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस भी इस फॉर्मूले बेसिकली ρL/A पे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा अलग वेराइटी पे चलते हैं। अगली जो वेराइटी है, अब पढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि सर्किट्स में हमें रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके डेरिवेशन को पहले समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, और किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक, पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, बेसिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 10th में भी ये था, R = R1 + R2 + R3 सीरीज में जोड़ता है। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि क्या है और कैसे इसको डेरिवेशन किया जाता है। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेज हैं, है ना, R1, R2, R3। इनको किसी बैटरी से अटैच कर दिया गया। ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी से। ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये क्या हो गया आपका R3। ठीक, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो करंट तीनों रजिस्टर में सेम ही फ्लो करेगी, आई। ठीक, अच्छा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, V = I × R। करंट सेम फ्लो कर रही है, इसका मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक, इसका मतलब रेजिस्टर जो जितना ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा आएगा। मान लीजिए पहले रेजिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V2, इस पे V3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल, चूँकि करंट सेम है तो बचा क्या आपके पास, रेजिस्टेंस तो R1, R2, R3 है ही, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो तीनों रेजिस्टर पर डिवाइड होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा डेरिवेशन करते समय जो चीज़ डिवाइड हो, पहला इक्वेशन हमेशा उसी में फ्रेम करिए। समझ में आ रही बात? चाहे भी हम लोग आगे चल के कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे बेटा कि जो चीज़ डिवाइड होगी वहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा या फिर आपका पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो उस केस में हम लोग जो चीज़ डिवाइड होती पहला इक्वेशन उसी पे फ्रेम करेंगे। तो देखिए करंट क्या होगी, पहली चीज़ ध्यान रखेंगे, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इक्वेशन क्या बना पहला, V = V1 + V2 + V3। टोटल रेजिस्टेंस इज टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड ऑन 3 रेजिस्टर, तो तीनों पे ये हो गया। तो V = क्या होता है IR, तो यहाँ करंट तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3। I कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा R1 + R2 + R3 V = ठीक। ये जो रजिस्टर हैं तीनों, ये आपका A और B पॉइंट्स के बीच में अटैच्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन तीनों रजिस्टर की जगह पर एक मैं सिंगल रजिस्टर से A और B के बीच में लगा दूँ, सिंगल रजिस्टर, और उसी बैटरी से अटैच कर दूँ 20 वोल्ट की बैटरी से, करंट इसमें भी क्या फ्लो कर रही है, I। तो ये जो रजिस्टर होगा यह इन तीनों का रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में फ्रॉम सेकेंड फिगर V इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड फिगर। ठीक, 1 और 2 को इक्वेट कर दिए तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू, ये देखिए V की वैल्यू IR यहाँ पुट कर दिया, I विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैंसिल हो गया आपका। तो R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कैलकुलेट करने के लिए सीरीज में, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, ध्यान ये रखना है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर में करंट सेम फ्लो करेगी, पहली चीज़। दूसरा, वोल्टेज जो होगा वह रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब हो गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। दूसरा देखो, सेकेंड आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक, चलिए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं, ये बैटरी से जोड़ दिए गए, है ना, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 है, ये R3। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करी आई तो इस जंक्शन पे यहाँ पहुँची, यहाँ से करंट को फ्लो करने के लिए कितने रास्ते, 3। तो मान लीजिए इधर गई I1, इधर गई I2 और R3 में कितनी गई, R3। ठीक, और यहाँ पे आकर के फिर हो गया टोटल I। तो इस बार क्या वोल्टेज डिवाइड हो रहा, नहीं, क्योंकि यह A और B पॉइंट के बीच में ही तीनों रजिस्टर हैं और तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सॉरी दोनों मतलब पॉइंट्स पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, चाहे जितने भी रजिस्टर अटैच हों। तो अब इस केस में इसका मतलब करंट डिवाइड करें। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो चीज़ डिवाइड होगी बेटा पहले क्या करेंगे, करंट, उसी में पहली इक्वेशन हम लोग फ्रेम करेंगे बेसिकली। तो I इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू V बाई R होता है, तो V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम होगा, V बाई R2 प्लस V अपान R3, V कॉमन ले लीजिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो गया I। इक्वेशन 1 कर लीजिए। अगर इस तीनों रजिस्टर की जगह पे अगर हम एक सिंगल रजिस्टर लगा दें जो कि उस सर्किट में सेम वही रोल उसका भी हो, तो ये मान लीजिए एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया A और B के बीच में, जिसको हम लोग कह रहे हैं R। ये आपकी बैटरी 20 वोल्ट की, करंट इसमें गया I। ठीक, तो सेकेंड फिगर में I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V बाई R, I इक्वल टू V अपान R। ये हो गया 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए तो V अपान R इक्वल्स टू V 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3, V कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आया 1 अपान R इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई। ध्यान क्या रखना इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली चीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा अलग अलग होगी सारे रजिस्टर में। ठीक है, चूँकि वोल्टेज सेम होता है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी V इक्वल टू आई आर, तो इस बार I डिवाइड हो रहा है तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर। V तो सेम है, इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस 1 बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें क्या होगी, उतना ही कम जाएगी। ये मान लीजिए R1 ज़्यादा है तो इसमें करंट कम जाएगी। ठीक है, तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है, जबकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड होता था। ठीक है, और एक फॉर्मूला और याद रखिए, ये तो 3 रेजिस्टेंस के लिए है। बेसिकली अगर 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है सिंप्लीफाइड फॉर्म,
देखिए 2 रेजिस्टेंस होगा तो क्या आएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका R1 प्लस R2 अपन आ जाएगा R1 R2 1/R इक्वल्स टू, तो R इक्वल टू कितना आएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 रेजिस्टेंस का तो हमेशा रटा होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो R1 R2 अपान क्या होगा R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें किरचॉफ्स रूल पे। वो क्या उसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, ताकि अगली क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चंस इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कोई भी लेक्चर आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए किरचॉफ्स रूल देखिए। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के बेसिकली इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने मतलब करंट वोल्टेज और आपका रेजिस्टेंस जहाँ पे भी कैलकुलेट करना होगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए किरचॉफ्स रूल को यूज़ करते हैं। बेसिकली इनके 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट रूल KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, ये वोल्टेज लॉ है और ये क्या है करंट लॉ है। ठीक है, पहले समझते हैं फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ करंट लॉ है, या इसे कहते हैं जंक्शन रूल या करंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल या करंट रूल या फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर मान लीजिए I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये I4 है और ये I5। फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन समझते हैं सभी लोग चौराहा, ठीक है, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। ठीक, या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, या इसको कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द जंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए जंक्शन की तरफ, दूसरी चीज़ जंक्शन की तरफ जो करंट आती है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो दूर जाती है उसको क्या लेते हैं नेगेटिव। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन आ रही है I1 प्लस I2, और यहाँ कौन कौन सा दूर जा रही है I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग कहते हैं समेशन I इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ उसको ऐड करेंगे, और साइन के साथ का मतलब क्या बताया आपको, जो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट होगी वह पॉजिटिव होगी, और जो जंक्शन से दूर ले जाने वाली करंट होती है उसका हम लोग क्या लेते हैं उसको नेगेटिव। दूसरी चीज़, अच्छा करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो एक तरह से जितना चार्ज आ रहा उतना ही जा रहा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं सेकेंड लॉ को, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। देखिए सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, इसी को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, या लूप लॉ बोलते हैं, या मेश रूल भी बोलते हैं, या आपको बताया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये कई सारे नाम हैं। ठीक, पहले इसको समझते हैं क्या है, और ये रूल ध्यान रखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, कैसे, देखिए
एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं इस रूल को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए इसका EMF E1, रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये आपका E2 है। बात समझ में आ गई? इसको क्लोज लूप को नंबरिंग कर देते हैं A B C D E F और फिर आपका ये हो गया। अब आपको किरचॉफ रूल लगाना है। ठीक, किरचॉफ सेकंड रूल पहले तो समझिए है क्या। शॉर्ट में इसको बोलते हैं समेशन V इक्वल टू 0। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करिए वहीं पे फिर आप पहुँच जाइए। चाहे इधर से आप पहुँचिए यहाँ पे, चाहे यहाँ से पहुँचिए, चाहे इधर से आप जाइए इधर पहुँचिए। तो ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ये पहला आपको मैंने बता दिया। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टेटमेंट लिखा, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, दूसरा ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कोई भी लूप ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए पहला लूप लेते हैं, लूप या मेश आपका A B C नहीं, ये आपका E है, ये आपका E है। पहले ये ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, A B C E F और A। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी क्लोज लूप में घूमिए तो दो ही चीज़ ढूंढिए, एक तो रजिस्टर और दूसरा बैटरी। दो चीज़ों को A से B तक आइए, कुछ है नहीं है, ना तो रजिस्टर है ना ही बैटरी है। B से C तक है रजिस्टर, लेकिन अभी इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं मार्क किया गया। कभी कभी डायरेक्शन मार्क करके देता है और कभी कभी आपको मार्क करना होता है। तो चलिए करंट को मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए बैटरी है, यहाँ से करंट आई I1। ठीक, ये बैटरी है, यहाँ से करंट कौन सी गई I2। ये जंक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी करंट I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। मान लेते हैं ये टोटल I3 है। फिर यहाँ तक तो यही I1 प्लस I2 जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगी जंक्शन पे, तो इस इधर कितना जाएगा I1 और इधर कितनी जाएगी I2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकल रही है उसके नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट जाएगी। I1 यहाँ से आपने निकाला था तो I1 ही उसके नेगेटिव टर्मिनल में। यहाँ से देखिए I2 आपने निकाला था तो ये घूम करके I2 इसके नेगेटिव टर्मिनल में। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते समय इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पहला लूप ले रहे हैं, फर्स्ट लूप, इसमें अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल। तो यहाँ से A से B तक तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, B से C तक, सॉरी B से E तक करंट है I1 प्लस I2 और इस बेसिकली ये वोल्टेज रूल है। I और R का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, होगा तो वोल्टेज ही। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 ये वोल्टेज है। क्या है I1 प्लस I2 इंटू R2, I इंटू R वोल्टेज है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, वोल्टेज इधर से यहाँ तक घट रहा है कि बढ़ रहा है B से E तक। आपको पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। इसका मतलब ये हायर पे है और ये लोअर पे है। इसका मतलब I और R का प्रोडक्ट पोटेंशियल जो कि है वो घट रहा है, और घटने का मतलब क्या लेंगे, नेगेटिव, ड्रॉप हो रहा पोटेंशियल, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं, जब भी आप करंट के साथ चलेंगे, करंट देखिए ऐसे चल रही है, हम भी अपने लूप को इसी तरह मार्क किए हैं। तो जब आप करंट के साथ चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव लेंगे। अब E से F तक तो कोई पूछा ही नहीं, ना तो रजिस्टर है और ना ही बैटरी है। F से आइए यहाँ पे देखिए बीच में रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है I1। तो I1 R1, लेकिन करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो माइनस I1 R1, ये माइनस हो गया। ठीक, ये हो गया इसका काम। अब बैटरी में हमेशा देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है। छोटा डंडा लोअर पोटेंशियल, बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल। तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जिसका मतलब पोटेंशियल इसका यहाँ तो कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस ये हो जाएगा E1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये पहला इक्वेशन बन गया। हाँ समझ में आ गई। चलिए एक लूप और ले लेते हैं,
कौन सा ले लिया जाए इस बार, बाहर बाहर कर लेते हैं, ए बी डी ए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए लूप को सही से आप मार्क करिएगा, ए बी सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद आपका एफ और फिर ए। इस लूप में एक क्वेश्चन फ्रेम करिए। इसमें कुल कितने लूप बन सकते हैं, 3 क्लोज लूप बनेंगे। एक तो यहाँ से ऐसे ऐसे एक, फिर ये नीचे वाला दूसरा और एक बाहर बाहर, तो 3 क्लोज लूप बनाए जा सकते हैं। अब देखिए मैं बाहर बाहर ले रहा हूँ, ए से बी कुछ नहीं है, बी से सी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये देखिए हम इधर चल रहे हैं, ठीक है। इस रजिस्टर में बेसिकली करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2, ये देखिए यही तो I2 है। अच्छा यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो बैटरी का लास्ट वाला डंडा लेते हैं तो ये नेगेटिव, तो -E2 हो जाएगा, -E2। और करंट इसमें इधर आ रही है और हम जा रहे हैं उधर उसके अपोजिट, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया -I2R3। अब D से F तक तो कुछ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ ये, तो आपका हो जाएगा करंट के अपोजिट जा रहे थे, ये वाला प्लस होगा, ठीक है। करंट के साथ चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, करंट के अपोजिट पॉजिटिव। अब वहाँ से F से आप इधर आइए, तो R1 में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1, तो -I1R1 और प्लस ये हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्वेश्चन 2 हो गया, आसान, ठीक है। चलिए लास्ट वाले लूप में भी क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। देखिए क्या है लास्ट में, लास्ट लूप में देखिए बी सी डी ई बी, तो यहाँ पे आपका आएगा -E2, फिर आपका प्लस I2R3, फिर आपका प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपका किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करने के लिए, और कब प्लस लेंगे और कब माइनस, ध्यान क्या रखना है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव तब लेंगे जब करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होंगे, और पॉजिटिव कब लेंगे जब करंट के अपोजिट मूव कर रहे होंगे। और बैटरी में तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना बहुत, कि अगर आपका लास्ट डंडा बड़ा वाला मिला है तो बड़ा वाला लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये छोटा डंडा मिला है तो क्या लेंगे, छोटे डंडे का मतलब पोटेंशियल घट रहा है, घटने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये तो था बेटा आपका किरचॉफ्स रूल। मुझे लगता है आपको किरचॉफ्स रूल बेटा समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इस पर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, कैसे V निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।